बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर बेलारूस से। जी हाँ, बेलारूस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पहुंचे हैं नवाज शरीफ साहब के फुफ्फोजाद कज़न लुकाशेंको के घर। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि रिश्तेदारी इतनी गूढ़ी है और इतनी करीबी है। वो तो पता चला जब नवाज शरीफ साहब उनके घर पहुंचे। वीडियो आपके सामने रखते हैं, बल्कि इसी वक्त स्क्रीन पर देखिए वीडियो, तो आप देखकर हैरान होंगे कि नवाज शरीफ साहब हैं तो फुफ्फोजाद कज़न, लेकिन वो मिल ऐसे ही रहे हैं जैसे वो लुकाशेंको की फुफ्फो हैं। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब ने ऐसे करके, ये मैं चाहूँगा कि वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर ना हो, ऐसे करके दूर से हाथ बुलंद किए होते हैं। ऐसे या तो गांव के अंदर जिन लोगों ने आपसे लाग लेना होता है, जो लोग आपके शादियों पर काम वाम करते हैं, दुआएं देकर आपसे लाग लेते हैं, इंग्लिश में आप उसे टिप कह लें, इनाम कह लें, वो लेते हैं। या तो वो ऐसे दूर से ही आपको दुआएं देते हुए आ रहे होते हैं दोनों हाथ उठा के, या फिर आपकी फुफ्फो, आपकी खाला, आपकी मासी, जिसको आप पे बहुत ही प्यार हो, और आने वाले वक्त में वो आपके अंदर अपने ख़ानदान के साथ मज़ीद इश्तराक या कारोबारी इश्तराक या और डिफरेंट किस्म के रिश्तेदारों में इश्तराक होते हैं, उस इश्तराक को भी देख रहे हों। मीन कोई बिज़नेस इकट्ठा करना हो उनके बेटे ने, आपके बेटे ने, तो तब फुफ्फो को इतना प्यार आता है। वैसे तो फुफ्फियों को प्यार आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आता, लेकिन जैसे नवाज शरीफ साहब दोनों हाथ ऐसे यहाँ पर करके, और मुस्कुराहटें थीं कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ऐसे जैसे टमाटर पक जाता है और उसके बाद बिल्कुल वो आपे से बाहर हुआ होता है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इस तरीके से इस कदर खुश थे लुकाशेंको को देख कर के, ऐसे ही लगा कि फुफ्फोजाद कज़न हैं और बड़ी मुद्दत के बाद शायद मेले में बिछड़ गए थे, जो अब मिले हैं, और दोनों हाथ यहाँ रखे हुए जा जफा लगाया है। इतनी कुटकर जफी डाली है कि मेरे ख्याल में दरमियान में हवा शवा, दरमियान में क्या, नवाज शरीफ साहब को खुद भी उनके जिस्म के अंदर भी कोई हवा नहीं रह गई होगी, जितनी कस के उन्होंने, माजरत इस जुमले के ऊपर, जितनी कस कर उन्होंने जफ्फी डाली, उनको सब हैरान रह गए। अच्छा, यही नहीं था, अभी नवाज शरीफ साहब के साथ मिलनी करके वो फारिगी हुए थे, लुकाशेंको साहब के पीछे से शहबाज शरीफ साहब आए। उन्होंने भी बिल्कुल बड़े भाई के कदमों तले, अब लुकाशेंको जो है वो कद में बहुत लंबे हैं, शहबाज शरीफ के लिए ये मसला था कि अब मैं जफ्फी कुटकर कैसे डालूं, तो वो उनके बैली बटन तक ही तकरीबन पहुंचे। दोबारा माजरत मेरे इस जुमले पर, लेकिन ये पूरी की पूरी वीडियो ऐसी थी। तो उन्होंने फिर दिल पर कान तो लगा नहीं सकते थे शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि दिल ज़रा ऊंचा था लुकाशेंको साहब का, नवाज शरीफ साहब तो दिल के करीब करीब पहुंच गए। तो फिर उन्होंने बैली बटन के ऊपर ही अपना कान लगाकर और कुट कर जफ्फी डाली लुकाशेंको साहब को, और उनको बताया कि जनाब आपके हम फुफ्फोजाद भाई हैं और मुद्दत के बाद आपकी तरफ आए हैं। अच्छा, उसके बाद बाजी मरियम आई। बाजी मरियम ने भी उन्हें, जैसे यहाँ पर गलत ना समझ लीजिएगा, इसलिए मैं पहले कुरेक्शन कर दूं, जैसे हम अपने बड़े बुज़ुर्गों को मिलते हैं, ताया को मिलते हैं, हम मामू को मिलते हैं, और हमारे यहाँ अक्सर बेटियाँ जो हैं वो साइड हक देती हैं ताया को, चचा को, मामू को, या अपने दादा को, जो भी बुज़ुर्ग होते हैं हमारे यहाँ उनको। ऐसे ही बाजी मरियम भी, जो वहाँ लोग मौजूद थे उनमें से एक से मेरी बात हुई और पता चला कि साइड हक दे के मिली, लेकिन ये जो वीडियो आई है इसमें से वो हिस्सा काट दिया गया है। अगर आप दोबारा वीडियो देखें तो बाजी मरियम आती हैं और फिर काट दी जाती हैं, क्योंकि वो याद होगा आपको हैंड हग वाला मामला सारा, जो अबू धाबी के प्रेसिडेंट वाला, और उसके बाद जो कुछ चला था, तनकीद हुई थी, उसके बाद बाजी अब थोड़ी सी मोहतात हो गई हैं, तो बाजी मिली हैं। इसमें गलत बात कोई नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि जैसे अपने बुज़ुर्गों से कोई भी मिलता है, वो भी क्योंकि उनके वालिद साहब और उनके चचा जो हैं वो उनको अपने सगे फुफ्फीज़ाद कज़न के तौर पर मिल रहे हैं, तो जाहिर है उनके तो फिर लुकाशेंको साहब बुज़ुर्ग ही हुए, तो उन्होंने भी उन्हें साइड हक दे के वो मिली। ऐसे ही एक मंजर था जैसे ख़ानदान जो बहुत बिछड़ा हुआ है वो करीब है। अच्छा, शरीफ ख़ानदान इतना ज़्यादा क्यों सदकेबारी जा रहा है, इसकी तरफ तो आते हैं, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि इस ट्रिप के ऊपर नवाज शरीफ भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, मरियम नवाज़ भी हैं, इसहाक डार भी हैं, डंटोनक भी हैं, तारिक फातमी भी हैं, पता नहीं कौन कौन है। हला लला मची हुई है, बहुत सारे लोग हैं। जाहिर है फुफ्फो के घर जाना था तो जितने मर्जी लोग ले जाए। अब जो लुकाशेंको साहब हैं उनकी भी हिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है। 1994 में, जी हाँ आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 1994 में पहली दफ़ा इलेक्ट हुए थे, उसके बाद ये कभी हारे नहीं।
इन्होंने डंडा उठाया हुआ है, जो इनके खिलाफ खड़ा होता है उसके पासे पान देते हैं। 2020 में इन्होंने 80% वोट ले लिए। इनकी जो अपोजिशन थी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि ये असल में इलेक्शन में धांधली हुई है। इन्होंने कुट कुट के उनका कचूमर निकाल दिया बेचारों का, अपोजिशन को जेलों में डाला और उनके ऊपर बड़ी तबाही फेरी। अभी 2025 में ये दोबारा मेरा ख्याल 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं। 2020 में ये कुटापा चढ़ाया था इन्होंने, 2025 में ऐसा कोई माहौल अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन 1994 से 1994 से लेके अभी तक ये जीते आ रहे हैं। ये जो बेलारूस है तो यूरोप का हिस्सा, लेकिन ये यूरोपीय यूनियन का भी उस तरीके से ऑफिशियली हिस्सा नहीं है, ना ही ये शेंजन एरिया का उस तरह से ऑफिशियली हिस्सा है, लेकिन है ये यूरोप का हिस्सा। सबसे ज़्यादा इनके रिलेशनशिप जो हैं वो यूनियन ऑफ स्टेट के एग्रीमेंट के तहत रूस के साथ हैं। वैसे भी ये रशिया के बहुत करीब हैं, और उसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे लिथुआनिया वगैरह इनके करीब हैं, लैटविया भी है शायद, उनके साथ इनके कोई, पोलैंड है, उनके साथ कोई बहुत अच्छे मुरासम नहीं है बेलारूस के, लेकिन बहरहाल ठीक है, कोई इतने बुरे भी नहीं है। तो अब ये तो हो गया लुकाशेंको साहबा की जो शैंक किस्म की उनकी पर्सनैलिटी है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये शरीफ ख़ानदान उनकी इतनी ज़्यादा, मेरा मतलब ताबेदारी क्यों कर रहे हैं, इतनी इन्होंने दबा के जफ्फी तो आज तक शहबाज शरीफ साहब ने कैप्टन सफदर को नहीं डाली, इस तरह तो कभी नवाज शरीफ साहब बेचारे कैप्टन सफदर साहब को नहीं मिले आज तक। तो कहने की बात ये, या और जितने भी रिश्तेदार हैं इनके, अपने सगे भाइयों से नहीं मिले होंगे ऐसे आज तक, लेकिन जिस तरीके से लुकाशेंको साहब को मिल रहे हैं उसकी वजह यह है कि लुकाशेंको ऐसी जगह पर है जहां से ये कतरी खत और वो वाला काम बहुत आसान है। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि लुकाशेंको जो हैं, उनके जो रिलेशनशिप हैं, वो जो ओलिगार्क्स हैं, जो बहुत रिच लोग हैं यूरोप के, उनकी जो बादशाहाना जो लाइफस्टाइल है उसमें लुकाशेंको साहब की भी मेहरबानियां हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, और कोई मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफिशियल इल्ज़ामात उन पर नहीं हैं, लेकिन बहरहाल इस तरह की चीज़ों के लिए वो इनके लिए एक बेहतरीन, आप ये कहें, रियासत साबित हो सकती है, अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी और अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से गुजार के कहीं और पहुँचाने के लिए भी। हाँ, ये इल्ज़ामात लुकाशेंको साहब पर ज़रूर हैं कि ठेके शेके, बड़ी बड़ी डील्स वो अपने दोस्तों वोस्तों को देते हैं। तो जब वो यहाँ आए थे पाकिस्तान, उनको भी नहीं पता था कि वो इतने अहम हैं। इन्होंने चुक दिया था एक दफ़ा काम उनको। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने दोनों हाथ यहाँ रख के उन्होंने कहा कि वे लुका, सो इसी तरीके से वो जा उसको जफ्फी डाली उन्होंने। नवाज शरीफ साहब ने पप्पी की एक बड़ी सारी इधर। लुका भी हैरान हो गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं कहाँ आ गया हूँ, ये वाकई मेरी फुफ्फो के बेटे हैं, इतना वाकई गूढ़ा रिलेशनशिप है, ये तो मुझे अब पता चला है। तो ये जनाब कारनामा बेलारूस में हुआ है, और उस कारनामे पर जाने से पहले म्यू हॉस्पिटल का दौरा, सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा किया है बाजी ने। म्यू हॉस्पिटल कह दिया हमने क्योंकि वहाँ की कल खबर हमने आपके सामने रखी थी कि वहाँ पंखे नहीं हैं और मरीज़ पंखों के बगैर गुजारा कर रहे हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा किया है, और वहाँ पर पहली दफ़ा जो, क्योंकि जाना था उन्होंने, बाहर जाने से पहले उन्हें टिकटॉक आई हुई थी कि ज़रूर बना के जानी है, तो उन्होंने ये टिकटॉक बनाई और वहाँ से सीधी एयरपोर्ट गई हैं और सीधा बेलारूस। तो आपको राज़ी करके गई हैं ताकि आप लोग ज़रा आरे लगे रहें। उनकी वो जो सर्विसेज हॉस्पिटल की टिकटॉक है, और वो ज़रा जो उनके अंकल लुकाशेंको है वहाँ का ज़रा सारा हजूर ये है, वो ज़रा एक कतरी खत, कतरी ऊँट, तो वहाँ पर तो ऊँटों और ख़तों की भी ज़रूरत नहीं है। लुकाशेंको साहब जो है 1994 से सदर हैं, तो वो कह सकते हैं कि 94 में मैंने ये किया था इनके साथ। तो अब तो मौजें लग गई हैं, अब तो ठेके भी लें और जो मर्ज़ी करें। तो ये गुड़ियाँ जो वहाँ पर मचाई जा रही हैं, इसकी वजह ये है। बहरहाल जी, जो सर्विस हॉस्पिटल है वहाँ पर मरियम साहबा ने इस दफ़ा किसी को डिसमिस नहीं किया, किसी से उस तरह से बदतमीज़ी नहीं की। उन्होंने डॉक्टर साहब को, जो एमएस थे, उनको साथ खड़े होकर कहा कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं खुश जा रही हूँ। वो भी बड़े परेशान होकर ही देख रहे थे मरियम साहबा की तरफ के, उनको भी नहीं पता होगा कि ये चक्कर दे रही हैं, वरना ये आपकी इस तरह से इज़्ज़त ना करती। इन्होंने सिर्फ ये शॉर्ट किस्म की टिकटॉक बनानी थी, क्योंकि आगे इन्होंने फ़ौरन जहाज़ लेके अंकल लुकाशेंको के पास जाना है। तो ये तो हो गई पहली खबर। अब चलते हैं ज़रा आगे। अचानक पाकिस्तान के अंदर हमारे जो बहुत ही मारूफ उलमा कराम हैं और जिन्हें ज़रा इस्टेब्लिशमेंट के जनरल्स के करीब भी समझा जाता है, उन मौलवी साहबान ने अब जहाद के फतवे देना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुफ्ती तकी उस्मानी, बुज़ुर्ग हैं, हमारे लिए तो बहुत ही काबिल एहतराम है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और दूसरे बहुत सारे काबिल एहतराम जो उलमा हैं, उन्होंने, बुज़ुर्ग भी हैं, उलमा भी हैं, इसलिए हमारे लिए तो ज़ाहिर एहतराम की जगह पे हैं। लेकिन इन्होंने अचानक एक फ़तवा दाग दिया है और वो ये कहा है
कि हमारी हुकूमत समेत तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जहाद फ़र्ज़ हो चुका है। और ये इन्होंने कहा है जो कुछ फ़लस्तीन में हुआ है उस हिसाब से, जो वहाँ जुल्म हुआ है, जो कत्ल व गारत हुई है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत समेत तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जहाद फ़र्ज़ हो चुका है। अब हम बड़े हैरान हुए, परेशान भी हुए कि ये हमारे मुफ्ती साहबान को एकदम क्यों हो गया, क्योंकि जब हमने देखा कि मुफ्ती साहबान, हमने फिर चेक किया कि बीमार शिमार तो नहीं थे, कहीं बाहर तो नहीं थे, मुल्क में ही थे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर तो बड़ी बमबारी हुई, बल्कि कारपेट बमबारी हुई। कहा जाता है कि 50,000 से ज़ायद जो वहाँ पर लोग जो हैं वो शहीद हो गए। कहा जाता है कि बच्चे हज़ारों की तादाद में वहाँ पर शहीद हो गए। कहा जाता है कि पूरे का पूरे शहर जो है सफास्ती से मिट गए। 20 लाख के करीब लोगों ने हिजरत की। ये उस वक्त सारे हमारे उलमा कराम सोए रहे, किसी ने कोई बात नहीं की, कोई फतवा नहीं जारी किया, कोई बात नहीं कही, यहाँ तक कि एहतजाज तक नहीं किया। किसी इनके मदरसे ने एहतजाज नहीं किया। हमारे सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन हमने देखा नहीं। अगर देखा है तो हमें बताएं, कोई फुटेज दिखाएं, कोई बात करें, हम ज़रूर उसे रिपोर्ट करेंगे। फिर पाकिस्तान में जो झंडा था, अगर फ़लस्तीन का किसी ने लहराया, उसको पकड़ के कुट चढ़ाई। याद कीजिए, सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस्लामाबाद में 1-2 दफ़ा एहतजाज किया, 1 से 2 से ज़्यादा दफ़ा एहतजाज की कोशिश की। एक दफ़ा तो उनके 2-3 बंदे वहाँ पर मार दिए गए गाड़ी चढ़ाकर। कोई इनमें उलमाए कराम में से नहीं बोला, कोई उनकी सपोर्ट को नहीं आया, कोई उनके साथ जाके खड़ा नहीं हुआ, किसी ने फतवा नहीं दिया, किसी ने दांत से दांत ना उठाया। और पाकिस्तान में किसी को इस काम के ऊपर बात करने तक की इजाज़त नहीं थी, झंडा तो दूर की बात है। जब सब कुछ तबाह हो गया है तो अचानक जहाद के फतवे याद आ गए। तो लग ये रहा है कि शायद अब चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को इन फतवों की ज़रूरत है। लग ये रहा है कि शायद चौधरी निज़ामुद्दीन साहब अमेरिका बहादुर को बता रहे हैं कि एक तरफ तो आप ये देखें हमारे पास मिनरल्स हैं, और दूसरी तरफ वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखें ये बड़ी मुश्किल से हमने इनको काबू करके रखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो ये सारे उस तरफ को जाना चाह रहे हैं जहाद करने के लिए। तो अगर वही मुशर्रफ साहब वाली गेम, अगर आपने हमें ना रखा तो फिर ये जो मजहबी लोग हैं ये कहीं उधर ना चढ़ जाएँ, इन जहाज़ों पर ना चढ़ जाएं और उधर जाकर काम ना शुरू कर दें। तो ये फ़ौरन एक फतवे आए हैं जो फतवे पहले मौजूद नहीं थे, और पहले किसी ने कोई ऐसा फतवा नहीं दिया, और एकदम से ये फतवे आए हैं। हमारे लिए भी हैरानी हुई कि जब सब कुछ लुट गया उसके बाद फतवे और बातों का क्या फ़ायदा। तो फिर जब बारीकी से हमने इस चीज़ को स्टडी किया तो अंदाज़ा हुआ कि ये मसला इसके पीछे कोई और है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। सुप्रीम कोर्ट वैसे तो मेरा ख्याल 136वें नंबर पर है शायद, अब इस केस को सुनने के बाद शायद आखिरी नंबर पर आ जाएगी खुद ही, क्योंकि पिछले 2 सालों से सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस ही सुनी जा रही है। तो भाई जब आपकी नहीं है हिम्मत में, हैसियत में, तो छोड़ें इस बात को। उनको कहें जनरल आसिम मुनीर साहब को कि आप खुद ही फैसला कर लें आपने किसका कहाँ ट्रायल करना है। बादशाही जब आप हैं तो आप ये क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं अदालत का, मीडिया का, लोगों का, रोज़ बात करते हैं। लेकिन बहरहाल उसमें जो आइनी बेंच के रुकन हैं जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल हैं उस पर उन्होंने एक सवाल पूछा कि कंटोनमेंट जितने भी हैं उनके अंदर, कैंट के इलाके जितने भी हैं उनके अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए। अगर मैं ज़बरदस्ती बगैर किसी की इजाज़त के उस शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए चला जाऊँ, या वहाँ मेरी लड़ाई हो जाए या कोई तोड़ फोड़ हो जाए, तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जिस पर जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिए कि अगर ममनुआ जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा। मिलिट्री ट्रायल के लिए आज़ादाना फोरम क्यों मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ आपने जहन में रखना कि जो मंदोखेल साहब है ना, जो ये बयान देते हैं, फैसला बुजुर्ग है, जज भी हैं, हमारे लिए एहतराम की जगह है, लेकिन जो ये बयान देते हैं फैसला बिल्कुल उससे उलट देंगे। बयान बड़े तत्ते देते हैं, फैसले बहुत ठंडे देते हैं। तो इसलिए आपने सीरियस नहीं लेना इनकी सिर्फ सारी बात को, या आपको ज़रा महसूस करने के लिए हम बयान शान देते हैं, तो फैसला वही करना है हमने जो चौधरी साहब ने हमें कहना है। तो ऐसे ही आप इस मामले को थोड़ा सा इतना ज़्यादा आपने सीरियस लेके अपने दिल पे नहीं ले लेना कि शायद जज साहबान जो है वो कुछ करने लगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ चौधरी साहब ने बड़ा अहम काम किया। आपको पता है कि चौधरी साहब हर मज़ाइल का मुकाबला बराबर के मज़ाइल से करते हैं। अब चौधरी साहब मुकाबला कर रहे हैं एक बेकस माँ से। जी हाँ, अहमद नूरानी के 2 भाइयों को अगवा किया हुआ है, उनकी माँ अदालतों के अंदर बिलकती फिर रही है। अब बजाय इसके कि चौधरी साहब उनकी कोई दाद रसी करें, उन्होंने डायरेक्टली आर्मी चीफ से अपील भी कर रखी है कि मेरे बेटों को रिहा करवा दें। बजाय इसके कि उनकी कोई सपोर्ट करे, उनकी बात सुने, अब उनके खिलाफ
मेरा ख्याल है कि नूरानी साहब ने 2 शादियां की थीं। एक उनकी अहलिया थी जिसके साथ उनकी नहीं बनी और तलाक हो गई। अब वो जो उनकी अहलिया हैं जिनके साथ उनकी अलहदगी हो चुकी है, अहलिया ने तलाक ले ली या इन्होंने दे दी है मुझे नहीं पता, बहरहाल तलाक हो चुकी है, अलहदगी हो चुकी है। अब वो जो अहलिया हैं वो आ गई हैं टेलीविज़न के ऊपर। अब हमें नहीं पता वो खुद आई हैं या लाई गई हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही समझ सकते हैं इस टाइमिंग की अहमियत। और इसमें इस टाइमिंग के ऊपर वो अहमद नूरानी साहब के ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं लगा रही, बल्कि कई इल्ज़ामात उनकी वालदा पर लगा रही हैं, क्योंकि वालदा अब रोती बिलकती फिर रही हैं। लोगों की हमदर्दियाँ वालदा के साथ हैं, तो अब वालदा को कंट्रोवर्शियल करने के लिए अब अहमद नूरानी साहब की साबिका अहलिया जो हैं वो मीडिया पर आ गई हैं। और ये इंटरव्यूज़ कौन करवा रहा है, वो खुद कर रही हैं या कोई करवा रहा है, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ और ये मामलात मैं सारे के सारे आप पर छोड़ देता हूँ। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि बलूचिस्तान के वुज़रा ने, मैंने आपको कहा ना कि हमने कहीं भी अकल नहीं करनी, हमने जहां मरहम रखने की ज़रूरत है वहां भी हमने आग लगानी है, वहां भी हमने नश्तर चलाने हैं। बलूचिस्तान में आपको पता है मामलात कितने ख़राब हो चुके हैं और बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग बंदूकें लेके पहाड़ों पे चढ़ गए हैं। जो बलूचिस्तान में पॉलिटिशियन हैं जिनको हमें अपने साथ मिलाना चाहिए और अपने साथ मिला के कौमी धारे में रखना चाहिए, अब हम उनके भी पीछे पड़ गए। अख्तर मैंगल वो एहतजाज कर रहे हैं और अब उनके खिलाफ बलूचिस्तान के तमाम वुज़रा ने इकट्ठे होकर बाजमात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उनको गद्दार कहा है और उन्हें दहशतगर्दों का एजेंट कहा है। मतलब उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं कि अगर कल को उन्होंने बैठकर कोई मुज़ाकरात करना भी वो चाहें तो वो ना कर सकें। समझ से बाहर है। हम क्या बलूचिस्तान के अंदर अपना नुकसान खुद करना चाह रहे हैं? लाइक हमने कोई कसम खाई हुई है कि जो लोग जिनको हमें अपने करीब करने की कोशिश करनी चाहिए उनको भी गालियां दे के हम दूर कर रहे हैं। और जाहिर है आपको बताइए कि बलूचिस्तान के वुज़रा ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये किसके इशारे पे की होगी, किसके कहने पे की होगी? तो फिर अकल को 21 तोपों की ही सलामी है, मैं यही कह सकता हूँ और तो कुछ नहीं कह सकता। अच्छा जी, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के अंदर उमर अयूब साहब, उन्होंने ये बयान दिया है कि मादनियात का जो बिल है मिनरल्स का, उसे पास करना ना करना सूबाई असम्बली और सूबाई हुकूमत का मामला है। मतलब वो साफ ही बीच में से उन्होंने कहा भाई मेरा कोई लेना देना नहीं, ये सूबाई हुकूमत का है और ये सूबाई असम्बली का काम है, मेरे ते ना रहना, ध्यान ना रहना। मतलब उन्होंने किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने कहा मैंने गीली जगह पर पाँव नहीं रखना। मुनासिब स्ट्रेटजी है, क्योंकि खामखा वो ऐसे ही असूल पसंदी की बात करके बाद में सारे उनके पीछे हो जाएंगे, तो उनको क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये काम किसी और के लिए छोड़ते हैं, मुझे कोई पता नहीं भाई, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये सूबे की जिम्मेदारी है, करना है या नहीं करना वो आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो रखनी है वो यूरोपीय यूनियन ने अब सदर ट्रंप की जानब से जो टैरिफ है, क्योंकि जंग जो सदर ट्रंप की है चाइना के साथ वो बहुत ही गंदी होती जा रही है। अब शायद 180 के 184% टैरिफ हो गया है। पूरी मार्केट हिल के रह गई है दुनिया की, पूरा बिजनेस जो है वो क्रिपल कर रहा है। इन हालात में अब जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप की जानब से आयद टैरिफ के खिलाफ पहला बड़ा कदम 20 अरब यूरो से ज़ायद मालियत की अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ की मंजूरी दे दी है। अब ये यूरोप ने भी काम किया है, देखते हैं क्या होता है। क्या चीन के साथ मामला तय होते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ चीन ने अमरीका की तरफ सफ़र करने के लिए अपने शहरियों को ख़बरदार कर दिया है कि सफ़र एहतियात से करें, गैर ज़रूरी सफ़र मत करें, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। चीनी वजारत तजारत ने मज़ीद 6 अमरीकी कंपनियों को गैर मोतबर अदारों की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया, मीन पाबंदियाँ लगाई हैं। तो ये जंग ज़रा थोड़ी नेस्टी हो रही है, गंदी हो रही है, पूरी दुनिया के ऊपर इसके इम्पैक्ट हैं। इस पर भी नज़र रखेंगे और आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।